हेलो नमस्कार दोस्तों 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शुरू करते हैं। आर्द्रभूमि, तटीय भूमि और महासागर जो चर्चा में रहे हैं, तो करंट और स्टैटिक मैंने पहले बताया मिल के आता है, तो उस पर देखते हैं। तो हाल में क्या हुआ है, रामसर अपसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 26 नई वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 26 से ज़्यादा जरूरी है कि वर्तमान में कुल कितने वेटलैंड्स हैं, तो 75 हैं। इसके अलावा एरिया भी याद रखो, 13,26,677 हेक्टेयर आता है रामसर स्थल के रूप में। बाकी भी वेटलैंड्स हैं, लेकिन रामसर के तहत 13,26,677 हेक्टेयर आता है। और इन स्थलों को नामित करने से आर्द्रभूमि में संरक्षण, प्रबंधन और संबंधित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में हेल्प मिलती। और जो नए जोड़े गए हैं वो मैंने वीडियो करा दिया, आप चेक कर लेंगे। आर्द्रभूमि के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो कंडीशन होती है वो आपको याद रखनी है। मौसमी या स्थायी रूप से जल संतृप्त या जलमग्न भूक्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है। और रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी। ऑप्शन आपको देगा कि प्राकृतिक ही होगी या कृत्रिम। तो प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है। पंख, पीठ भूमि, जल क्षेत्र, ठहरा या बहता हुआ जल, ताजा, खारा, लवड़ी, जिस प्रकार का जल है, दलदल है, सब रामसर में आ जाएगा। निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से कम गहरा समुद्री जल क्षेत्र। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट निकल कर आया कि निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से कम गहरा, 6 मीटर याद रख लेना, 6 मीटर से कम गहरा। आर्द्र भूमि में मछली रहती तो ऐसे 6 याद रख लेना, ये मछली की तरह दिखता है, तो 6 मीटर से कम गहरा होगा तो वो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आएगा। भारत में 7 लाख से अधिक आर्द्र भूमियां हैं और यह लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर पर है। अब आप कहेंगे ये 13,26,677 हेक्टेयर ये रामसर वाले की आ रही है, और बाकी 16 मिलियन है, यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4.86% हिस्से पर आर्द्र भूमियां मौजूद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। और भारत में मानव निर्मित आर्द्र भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में प्राकृतिक आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना है, यानी कि जो नेचुरल आर्द्र भूमि है वो 2 टाइम्स है मानव निर्मित वेटलैंड्स की तुलना में। इसके बाद संबंधित कुछ घोषणा पत्र क्या थे। वुहान घोषणा पत्र इससे किस प्रकार से संबंधित है, तो आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन, सीओपी, रामसर का सीओपी है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 के तहत वुहान घोषणा पत्र को अपनाया गया था। वुहान से वायरस का मतलब मत निकालना, ये रामसर से भी संबंधित है। इस घोषणा के अंतर्गत दुनिया भर की आर्द्र भूमियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन, प्रबंधन और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक उपायों को अपनाने का आह्वान किया गया। वुहान घोषणा पत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर नजर डालते, सामान्य सी है, किसी के लिए मीटिंग बुलाएंगे तो उसकी अच्छाई के लिए होगा, तो वही है वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि के नुकसान को रोकने और उसे उलटने के उपाय करना। के अलावा कलर चेंज सा, इसके अलावा घरेलू कानून योजनाओं और सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी कितने हैं, 17 है ना, के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए आर्द्र भूमियों को राष्ट्रीय कार्रवाई में शामिल करना और नागरिक समाज के हितधारकों, अकादमिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी स्थापित करके आर्द्र भूमि के लिए रणनीतिक लक्ष्यों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परिभाषित करना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के समन, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, आपदा जोखिम में कमी के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में स्वस्थ आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र को महत्व को रेखांकित करना। कोई एक बार पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा COP 14 में एक अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल 75% आर्द्र भूमियों के संबंध में जो जानकारी है वो अपडेटेड नहीं है। ये आपको याद करना है कि लगभग 3/4 जो वेटलैंड्स हैं उनकी जानकारी अपडेटेड नहीं है। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों को प्रत्येक 6 वर्ष में कम से कम, देखो 6 मीटर गहराई थी मिनिमम, और ठीक है 6 मीटर से कम गहराई उसको कहा था हमने आर्द्र भूमि, और 6 वर्ष में कम से कम एक बार अपने रामसर स्थलों के संबंध में जानकारी अपडेट करनी होगी प्रत्येक देश को।
भारत में 6 रामसर स्थलों की भी जानकारी अपडेट किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील आदि भी शामिल है। 6 है। अब बात करते हैं ये रामसर रामसर है क्या। ईरान में एक शहर है रामसर, और उसके बारे में आगे बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था और 1975 में ये लागू हो गया था, और ये इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, कई तरह की संधियां होती हैं, एनजीओ के बीच में होती है, पब्लिक प्राइवेट के बीच में होती है। ये एक अंतर सरकारी यानी कि विभिन्न सरकारों के मध्य एक समझौता है रामसर कन्वेंशन। उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग, इसे आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी विशेषताओं के रख रखाव के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कार्य संधारणी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पारितंत्र अनुकूल दृष्टिकोण के कार्यान्वयन की सहायता से किया जाता है। रहने दो, याद रखो 71 में अपनाया गया, 75 में लागू हुआ, अंतर सरकारी है, भारत इसका सदस्य है और 172 इसके पक्षकार देश हैं। और इस कन्वेंशन में 6, देखो इसका 6 से बड़ा नाता है, 6 औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संगठन भागीदार हैं। उनके नाम भी देख लेना, नहीं तो ऑप्शन में आपको दे निम्न में से कौन सा रामसर के तहत नहीं आता है। तो देख लीजिए, एक तो है जहाँ पर भी देखिए आप वेटलैंड होगी वहाँ वर्ल्ड लाइफ जरूर होगी, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान होगा ही, ठीक है, IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वेटलैंड इंटरनेशनल ये भी होगा, WWF ये भी होगा, ये लड़ाई वाला नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड ट्रस्ट ये तो होगा ही होगा। तकनीकी विकास, प्रदूषण व अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप संभावित रूप से जोखिम वाली आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। यानी कि जिनमें तकनीकी विकास, प्रदूषण या कोई हस्तक्षेप के कारण खतरा हो, जोखिम हो, उन्हीं को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। रामसर और मॉन्ट्रेक्स में कई बार डिफरेंस आता है, तो वो आपको देखना है। महत्व महत्व क्या है सुन लीजिए, समझ आ जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। कार्बन सिंक की तरह ये काम करती है, यानी कि अकेले ही दुनिया के सभी वनों की तुलना में लगभग 2 गुना कार्बन संग्रहित कर लेती है रामसर साइट नहीं, सॉरी, वेटलैंड्स। यह जैव विविधता की श्रृंखला के लिए पर्यावास प्रदान करती है और प्राणियों के वार्षिक प्रवास पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बाढ़, ज्वार, तूफान आदि के दौरान अवरोध के रूप में भी कार्य करेगी और तटीय अपरदन को नियंत्रित, सूखे के प्रभाव को कम करती है। जल संग्रहण यानी कि वर्षा जल के संचयन और भूजल के पुनर्भरण में भी ये मदद करती हैं वेटलैंड्स। ये सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों से भी लाभदायक होती। आर्द्र भूमियाँ खाद्य, मछली पकड़ने, जलीय कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में आजीविका का सृजन करती। इन्हें भू परिदृश्य की किडनी भी कहा जाता है। ये प्रदूषकों को अपने तलछट और वनस्पतियों में कैप्चर करके पानी को भी शुद्ध करती हैं। ये कहलाती हैं आपकी वेटलैंड। आगे बढ़ते हैं। अब रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया अब हो गई हैं 75। तो 75 की 75 हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको बस एक चीज़ बता देते हैं जिसमें आप फंस जाओगे। हो सकता है आपने 75 के 75 रट ली हों, लेकिन फिर एग्जाम होगा आप एक चीज़ गलत कर दोगे। जैसे आंध्र प्रदेश में कोलेरू है, तो आंध्र प्रदेश में एक है, असम में दीपोरबिल है, ठीक है, बिहार में काबरताल है, एक है, गोवा नंदा लेक बता चुके नई वाली। अब देखिए, गुजरात में 1 2 3 4, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 1 2 3 4 5, हिमाचल में 3, हरियाणा 2, गुजरात 4। ये क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। कर्नाटका 1 हो गया, केरल 3 हो गया, लद्दाख 2 हो गया, MP 4 हो गया, महाराष्ट्र 3 हो गया, मणिपुर 1, मिजोरम 1, उड़ीसा 1 2 3 4 5 और एक अगले पेज पर है, ये रहा उड़ीसा में 6। तो 6 हो गई। अभी तक सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिली हैं, फिर जम्मू कश्मीर में मिली हैं, गुजरात में भी 4 हैं। क्रम पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। पंजाब में आते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6, पंजाब में 6
आर्द्रभूमि है। सबके नाम हमने पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करा रखी है। राजस्थान में 2, तमिलनाडु 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तमिलनाडु में 14। ठीक है, त्रिपुरा में 1, यूपी में देख लो भैया, यूपी में काबा, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यूपी में 10 हो गई, और उत्तराखंड में 1 हो गई, वेस्ट बंगाल में 2 हो गई। तो सबसे ज़्यादा हमको मिलती है आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स तमिलनाडु में, फिर यूपी में। तमिलनाडु में 14 हो गई, यूपी में हो गई 10। इसके बाद बात करें, उड़ीसा में हो गई 6, उड़ीसा में हो गई 6, गुजरात 4 है, और कोई है मेन, और उड़ीसा में 6 हो गई, पंजाब में 6 हो गई, फिर हो गया गुजरात 4, सॉरी, जम्मू कश्मीर 4, जम्मू कश्मीर 4, और जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर 5, और गुजरात 4। याद करने के लिए आप समझ लीजिए, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14, यूपी में 10, फिर उड़ीसा में 6, पंजाब में 6, पंजाब में 6 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में, सॉरी उड़ीसा में भी 6 है, उड़ीसा 6, पंजाब 6, और जम्मू कश्मीर में 5, और गुजरात में 4। ये क्रम याद कर लेना बस, ये 75 याद करो ना करो, ये क्रम जरूर याद कर लेना, और यूपी के तो जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान के लिए 9 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें ऐसी आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के में किसको शामिल किया जाता है, जो नंबर 1, किसी उपयुक्त, इससे क्वेश्चन बनता है, किसी उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अवस्थित प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक प्रकार का प्रतिनिधित्व, दुर्लभ व अद्वितीय लक्षण वाली आर्द्र भूमि का उदाहरण हो। दूसरा, वल्नरेबल यानी कि सुवेद, इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय या क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदाय को संरक्षण प्रदान करती है कोई आर्द्र भूमि, तो उसको भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व में शामिल किया जाता है। किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पादप या पशु प्रजातियों की आबादी के संरक्षण वाली जगह हो। पादपों और या जानवरों की प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के एक महत्वपूर्ण चरण में सुरक्षा प्रदान करती हो, अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में आश्रय प्रदान। ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। जो वो स्टेटमेंट बनाएगा वो थोड़ा सा होशियारी में बनाएगा। होशियारी में कहेगा नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलीय पक्षियों को संरक्षण प्रदान करती हो। ठीक है, 20,000, ये डेटा याद रख लेना, 20,000 प्लस पक्षियों को संरक्षण प्रदान करेगी, तो उसे क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व में कर देंगे। जलीय पक्षियों की एक प्रजाति अथवा उप प्रजाति की आबादी में 1% एकल प्रजातियों उप प्रजातियों को संरक्षण, 1% जो एक्वाटिक पक्षी है, बर्ड्स हैं, जलीय पक्षी हैं, उनको संरक्षण देती हो। या तो 20,000 प्लस पक्षियों को, या जो एक कोई प्रजाति है, एक प्रजाति, एकल प्रजाति, यानी कि मान लीजिए कोई प्रजाति है फाल्कन करके, मान लीजिए, तो फाल्कन की मान लो जो प्रजाति है या उसकी उप प्रजाति है, उसका 1% जो आबादी है उसको संरक्षण देती हो। स्वदेशी मत्स्य की उप प्रजातियों, प्रजातियों या कुल समूहों, जीवन इतिहास के चरणों, प्रजातियों के मध्य अंतःक्रिया आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात का अधिभास उपलब्ध कराती हो, जो आर्द्रभूमि के लाभों या मूल्यों को प्रदर्शित करे, जिससे वैश्विक जैविक विविधता में योगदान हो। इसके अलावा मछलियों के लिए आहार के महत्वपूर्ण स्रोत, अंडे देने के स्थल, नर्सरी यानी कि संवर्धन स्थल या प्रवास मार्ग जिन पर मछलियां निर्भर होती हैं, आर्द्रभूमि भीतर या कहीं और उपलब्ध करा। आर्द्रभूमि पर निर्भर रहने वाले या उड़ने में अक्षम पक्षियों की प्रजातियों की श्रेणी में शामिल 1% प्रजातियों या उप प्रजाति को आश्रय प्रदान, यानी कि 20,000 प्लस या तो पक्षी हों या फिर एकल प्रजाति की 1% से ज़्यादा बर्ड्स हो, उनको संरक्षण प्रदान करते हो, तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित कर देंगे। ठीक है, अब बात करें सुर्खियों में रहे अन्य रामसर स्थल के बारे में। सुर्खियों में रहेंगे तभी तो एग्जाम में आएंगे। तो चिल्का झील, चिल्का झील आपको पता है किस लिए फेमस है, इरावदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील।
ठीक है। चिल्का झील कैसी है? सॉल्ट वाटर लेक है। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाएंगी? चिल्का झील में। और गंगेटिक नहीं, गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र वाले में पाई जाती है और मीठे पानी में पाई जाती है। ठीक है, याद कर लेना। तो उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह विश्व के दूसरे सबसे बड़ा तटीय लैगून है। इरावदी डॉल्फिन तटीय डॉल्फिन है तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के निकटवर्ती समुद्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इरावदी डॉल्फिन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। इंडेंजर्ड श्रेणी यानी कि EN श्रेणी में शामिल है इरावदी डॉल्फिन, जो चिल्का झील में पाई जाती है उड़ीसा की। और इरावदी डॉल्फिन की मुख्य आबादी कहाँ है, यही क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था। तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये ऐसा जब भारत नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा ऐसा बना होता है ना, ऐसा ऐसा, तो ये म्यांमार ये वाला हिस्सा, ये सब। तो कंबोडिया, इंडोनेशिया और म्यांमार की 3 नदियों, कंबोडिया में मेकांग में, इंडोनेशिया में महकम में और म्यांमार की अय्यरवाड़ी में पाए जाते हैं। सुंदरवन नाम ही सुना होगा। तो सुंदरवन आर्द्रभूमि चर्चा में इसलिए है कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के तहत नियमों का पालन इसमें नहीं किया गया है। बस इतना कहानी मैंने आपको एक लाइन में बताई। अब सुंदरवन के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, सुंदर सुंदर बातें। तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के भीतर है। यह बाघों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और कई अन्य दुर्लभ व संकटापन्न प्रजातियां जैसे इरावदी डॉल्फिन, फिशिंग कैट इंपॉर्टेंट है, फिशिंग कैट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, इसके लिए भी ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रभावी कार्रवाई में कमी की ओर इशारा किया कैग ने अपनी रिपोर्ट में। और यह बहुउपयोग वाली आर्द्रभूमि है। इस शहर के अपशिष्ट जल के उपचार के लिए यहाँ पर इकाइयाँ स्थित हैं। इसका उपयोग मत्स्य पालन और कृषि के लिए भी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लोकटक। लोकटक झील, केंद्रीय संचार ब्यूरो लोकटक झील में तैरती हुई फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। यह झील मणिपुर में स्थित है। यह झील इम्फाल के समीप एक घाटी में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील पर कई पादप प्रजातियों से युक्त फुमड़ी, फुमड़ी या फुमदी लिखा है, फुमड़ी नामक सैकड़ों तैरते हुए बायोमास पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित। कौन से? दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित। याद रख लेना, उत्तर पूर्वी का अपोजिट होता है दक्षिण पश्चिम। झील के दक्षिण पश्चिम में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और यह संगाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक पर्यावास है। और केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और यह हिरण जो है, संगाई हिरण, संगाई महोत्सव भी होता है यहाँ पर, वहाँ पर IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। लोकटक झील में अन्य प्रजातियां हैं, हॉग हिरण, ऊद बिलाव, जल पक्षी और कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्वीप संरक्षण क्षेत्र की। और द्वीप संरक्षण क्षेत्र के साथ साथ हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्री तट। और उस सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आएगी, वो है आपके लिए ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में, ठीक है, कोरल के बारे में बात जरूर। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।